आप देख रहे हैं लाइफ स्टेज और आज हम इस समय खलीलाबाद के इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल के संस्थापक और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन के साथ बैठे हुए हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे अपने देश और अपने प्रदेश के जो हालात हैं, दलितों और पिछड़ों से संबंधित, मुसलमानों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पीस पार्टी का जो आपने गठन किया उसका मकसद क्या था? पीस पार्टी 2008 में बनी है और राजनीति से ही देश की सत्ता और शासन में पहुंचा जा सकता है। और सत्ता ही शासन एक ऐसी चीज है जो समाज के सभी वर्गों को न्याय देती है और सभी वर्गों के साथ इंसाफ करती है और देश और हमारे संविधान की सुरक्षा भी करती है। तो सत्ता में पहुंचने के रास्ता जो है वो राजनीति है और राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव लड़ करके सत्ता में पहुंचती हैं। आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता शासन में पहुंची हैं, उन्होंने न तो संविधान के अनुरूप काम किया है और न ही उन्होंने देश के सभी नागरिकों के साथ बराबरी का हक दिया है और उनके साथ न्याय किया है। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े विश्वविख्यात सर्जन हैं और मुझे लगता है कि पूरे भारत के अच्छे सर्जनों में आपकी गिनती होती है, लेकिन अचानक ये आपके दिमाग में कैसे आया कि ये राजनीति में और ये संविधान, ये अचानक एक सर्जन के मुंह से थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बात है ये। देखिए, सर्जरी करना यह हर आदमी का व्यक्तिगत अपना कार्य होता है और इसके साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज और अपने देश की भी फिक्र करे, उसमें भी उसका सहयोग होना लाजमी है जी। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अपने काम के साथ साथ हम देश और प्रदेश में समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो देश और समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपना कार्य करते हुए भी वो एक सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है उसको भी निर्वहन करे और उसी दायित्व के तहत पीस पार्टी का निर्माण हुआ है ताकि सामाजिक और जो हमारे राष्ट्रीय जो दायित्व है वो हम सभी उसके लिए उत्तरदायी हैं और उसको हम पूरी तरीके से संपन्न करें। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में 2012 में जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण आपने दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि बड़ी ऊंची ऊंची हस्तियां आपके पार्टी से टिकट भी लिया और चुनाव आपने लड़ा था। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो वोट का परसेंटेज था एक सम्मानजनक वोट था, मतलब एक नई पार्टी के लिए जितना एक वोट चाहिए सम्मानजनक, उससे भी कहीं ज्यादा था। लेकिन अचानक 2012 के बाद से इस राजनीतिक परिदृश्य से अचानक थोड़ा आप म्यूट हुए, मतलब अनुपस्थिति बनी रही उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या कारण था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने पीस पार्टी के गठन के बाद से ही 2008 के बाद ही पार्टी 2009 में चुनाव में हिस्सा लिया, 2012 में चुनाव में हिस्सा लिया और जनता ने अपेक्षा से ज्यादा सहयोग किया, पूरा समर्थन किया, वोट दिया और मैं खुद खलीलाबाद से अपनी पार्टी के टिकट पर हम चुनाव में कामयाब भी हुए, जीत गए। अब मुझे लगता है कि ये जन समर्थन और पीस पार्टी का उदय ये इस देश में इस पूरे आजादी के बाद से इस प्रदेश में कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं रही है जो पहली बार चुनाव लड़ करके चुनाव में हिस्सा लेकर के वो इतनी कामयाबी हासिल की हो। और अभी तक कोई पार्टी नहीं रही है इस प्रदेश में कि जो पहली बार गठन करके और उसका अध्यक्ष खुद अपने टिकट पर चुनाव जीत जाए। ये बिल्कुल साफ है कि पीस पार्टी ने जो चुनाव में जो अपनी उपस्थिति और जो अपना उपस्थिति दर्ज की थी उससे बेहतर और किसी पार्टी का नहीं रहा है। पीस पार्टी के लिए और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तो एक बहुत अच्छा संदेश था कि जो मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके साथ न्याय नहीं मिला है, उनको इंसाफ मिलने की और उनका हक मिलने का एक उम्मीद जगी थी। मगर जो राजनीतिक दल के दूसरे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को, पिछड़े वर्ग को, दलित समाज को जो अपना वोट बैंक समझ रखा है, जिन्होंने हमेशा इन्हें अपना वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करके इनका शोषण किया है, इनका उत्पीड़न किया है, वो भी उनके लिए संदेश ही बहुत बुरा था।
और उनके लिए संदेश था कि अगर पीस पार्टी कामयाब हो जाती है तो शायद उनके जो दुकान है वो बंद हो जाएगा। पिछड़े दलितों की बात तो अखिलेश यादव जी भी करते हैं। देखिए, बात करना और काम करना बिल्कुल अलग है। कौन बात करता है, कौन काम करता है, ये तो बात बिल्कुल अलग है। अगर बात करने के हिसाब से, संविधान के कहने के हिसाब से, संविधान में जो अपेक्षाएं हैं संविधान की, उसके हिसाब से अगर राजनीतिक दलों ने सरकार में आने के बाद काम किया होता तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती। पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे जो हिंदुत्व की बात करते हो, सेकुलर बात करते हो, पिछड़ों दलितों की बात करते हो, 1585 की बात करते हो, उपेक्षित पीड़ितों की बात करते हो, जितने हैं वो सब एक नारा है। और चुनाव में वोट लेने के बाद वो सबका जो है वो असली चेहरा उनका उजागर होता है। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि किसी कोई भी राजनीतिक दल न तो संविधान के प्रति ईमानदार रही है, न तो अपने देश के प्रति ईमानदार रही है, और न ही जनता के प्रति ईमानदार रही है, और न ही अपने जो वादे किया था, जो नारा दिया था, उसके लिए भी ईमानदार रही है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे 2-3 दिनों से हम आपके विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद वगैरह में हम काफी भ्रमण भी किए हैं और लोगों से मुलाकात भी किए हैं, लेकिन लोगों का रुझान आपके पक्ष में बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या इसको हम या हमारे दर्शक ये मान लें कि पार्टी फिर से पुनर्जीवित हो रही है या पुनर्जागरण का अभियान चला रही है? और देखिए, जो पीस पार्टी को करना था उसने पीस पार्टी ने काम किया, और जिन लोगों ने मुस्लिम समाज को, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, जिन लोगों ने अपना वोट बैंक बना रखा था, जिन लोगों ने इस समाज को वोट लेकर के इनका शोषण उत्पीड़न किया, इनको मार्जिनलाइज किया, हमेशा इन्हें कूड़ेदान में डाल के रखा है, वो लोग आज सतर्क हो गए थे। जनता भ्रमित नहीं हो रही है और जनता इस बात को अब एहसास कर रही है कि अभी तक उनका शोषण ही हुआ है, और हम लोग जनता के बीच जा करके उनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझ करके, जो लोग इन्हें वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल करके इनका शोषण कर रहे थे, जनता उनसे मुक्त होना चाहती है और पीस पार्टी से जुड़ करके अपने हक और अधिकार सुरक्षित करना चाहती है, उसे पाना चाहती है। डॉक्टर साहब, क्या अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान डॉक्टर अयूब सर्जन को अगर अपना नेता मान लेता है तो अखिलेश यादव का क्या होगा? उनका भविष्य कहाँ जाएगा? देखिए, अभी तक चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो ये बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, इन्होंने हमेशा लोगों को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया हो, चाहे हिंदू के नाम पर किया हो, चाहे सेकुलर के नाम पर किया हो, चाहे वो पिछड़ों के नाम पर किया हो या दलित के नाम पर किया हो, सभी ने उस समाज के साथ अन्याय किया है। ऐसे में पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और सबके हितों का बराबर ध्यान रखती है और सबको बराबर सम्मान के साथ विकास का अवसर देना चाहती है। मैं विधायक था, अपने विधानसभा में भी हमने यही काम, धर्म और जात के नाम पर किसी के साथ विभेद नहीं किया, बल्कि जो हमारे पास संसाधन था वो जनता के बीच ईमानदारी से उनका जितना हक अधिकार बनता था उनको दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि अगर हम लगातार मेहनत से लोगों के बीच जा करके वास्तविक स्थिति को बताते रहेंगे, चाहे किसी नाम से वो भ्रम फैला रहे हो, मुझे लगता है वो भ्रम काम नहीं करेगा और जनता का हमें समर्थन मिलेगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में मुझे लगता है कि जनता पहले से ज्यादा हमें समर्थन देगी और हम मजबूत स्थिति में उभर करके आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये मान लिया जाए कि 2027 में या पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में है और हम 2 दिन रह करके विधानसभाओं के जागरूकता अभियान चला रहे हैं हर विधानसभा में, और उसके बाद लगातार बूथ स्तर का संगठन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथी सभी लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम पूरी तौर पर तैयारी कर लेते हैं तो हम सक्षम होंगे कि पूरे प्रदेश में हम चुनाव में हिस्सा लें। 2012 में जब आप चुनाव लड़े थे तो जो आपका वोट का परसेंटेज था, तो उससे जो उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं, और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की पार्टी बताती है, तो आपके चुनाव लड़ने से वह पार्टी काफी प्रभावित हुई उत्तर प्रदेश में। तो क्या कभी आपसे अलायंस की बात की है अखिलेश यादव? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि 2012 में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी को आई है उतना पहले कभी नहीं आई थी,
और न ही 2012 के बाद आई है। तो पीस पार्टी के चुनाव में हिस्सा लेने से समाजवादी पार्टी को, बसपा को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ तो सबसे कम सीटें वो भाजपा को आई थी। 47 सीट भाजपा सिर्फ जीत पाई थी 2012 में, और न तो उसके पहले इतनी कम सीटें उसकी आई थी और न उसके बाद में कभी उतनी कम सीटें उसकी आई है। तो पीस पार्टी के हिस्सा लेने से जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर सीटें बढ़ी, और जो कम्युनल अगर भाजपा को आप मानते हैं तो उसकी सीटें कम हुई। तो लोगों का जो ये कहना था कि सेकुलर सीटों पर असर पड़ेगा, सपा बसपा पर असर पड़ेगा अगर पीस पार्टी कामयाब होती है, तो मैं समझता हूँ कि 2012 इसको बताती है कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है। मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए भाई, वो मुसलमान के वोट सिर्फ यहाँ नहीं है ना, मुसलमान तो सिर्फ 20% है ना, 80% अखिलेश यादव की राजनीति तो पूरी मुसलमानों पे ही टिकी है। और नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि अखिलेश जी की यादव, अखिलेश 20% अगर मुसलमान वोट करता है वह तो पूरे झोले में भर भर के वोट देता है अखिलेश यादव को, नहीं, बीजेपी को हराने के लिए। ये बात मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि मुसलमान तो 40 साल 45 साल तक लगातार कांग्रेस को भी वोट दिया है। 4 बार उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन को दिया है, बसपा को दिया, 4 बार बसपा उसी की वोट से सरकार में आई है, और फिर आजकल वो समाजवादी पार्टी को दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर थोड़ा है। आज उसको बेहतर अवसर मिलेगा तो पीस पार्टी के साथ आएगा, यादव समाज भी आएगा, दलित समाज भी पीस पार्टी के साथ आएगा। तो ये तो लोगों का मत बदलता रहता है। आज कहा तो ये जाए कि आजादी के 78 सालों में इधर पिछले साल से पीस पार्टी के साथ ही मुस्लिम समाज वो समाजवादी पार्टी के साथ है, मगर बहुत दिन तक वो रहेगा, मुझे ये शक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं किया। जितना वोट और समर्थन उन्होंने दिया है सरकार में बनने के बाद, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज पर ही सबसे ज्यादा जुल्म किया है। और जितने भी वादे उन्होंने 2012 में चुनाव के दौरान मुस्लिम समाज से किया था, एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया था, चाहे वो 18% मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात किया हो या मुसलमानों को उनका हक अधिकार देने की बात किया हो, मगर उल्टा उसके साथ उन्होंने सिर्फ दंगा फसाद, कत्लेआम, मुकदमा और उन्हें फंसाने और बर्बाद करने की साजिश की है अपनी सरकारों में। तो मुस्लिम समाज समझ रहा है, मगर एक विकल्प की तलाश में है। मुस्लिम समाज एक चॉइस से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के साथ नहीं है, बल्कि वो मजबूरी में है, उसको एक विकल्प चाहिए। अगर पीस पार्टी एक मजबूत विकल्प दे देती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2012 में अगर जहां मजबूत दिखा पीस पार्टी को, वहां मुस्लिम समाज ने, पिछड़े और दलित समाज ने पीस पार्टी को वोट दिया, न कि समाजवादी बसपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम मेहनत से काम करके एक मजबूत विकल्प बनाते हैं तो मुस्लिम समाज के साथ साथ दलित और पिछड़े समाज भी पीस पार्टी के साथ जुड़ेगा और पीस पार्टी सरकार में इंशाअल्लाह आएगी। आजम खान के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उनको नाना प्रकार के छोटे छोटे केसों में उनको अभियोग पंजीकृत किया गया और उनको जो है कि जेल में डाला गया। अगर आजम खान की जगह कोई यादव होता तो क्या वो जेल में जाता? और देखिए, ये तो बात आजम साहब को समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के सभी उन मुस्लिम नेताओं को समझना चाहिए जो ये मानते और जानते हैं कि उनका सम्मान, उनका अधिकार और उनका महत्व उन पार्टियों में सुरक्षित है। मेरा तो ये मानना है कि वो उन पार्टियों के कारिंदे हैं और कारिंदों का कभी सम्मान नहीं होता, अधिकार नहीं होता, न तो उनकी सुरक्षा होती है। तो आजम खान चूँकि समाजवादी पार्टी के एक साधारण कारिंदे रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। मगर दूसरा, यादव तो मुख्यमंत्री के समाज का है, तो वो कारिंदे से ज़्यादा महत्व तो रखता है, उनका समाज महत्व ज़्यादा रखता है, तो उसके साथ तो लगे रहेंगे। समाजवादी ने उनका सम्मान कहाँ किया है? रामपुर में उनके उल्टा टिकट दिया गया, जिसको चाहते थे उनको नहीं दिया गया। मुरादाबाद में ठीक उनकी इच्छा के विपरीत हुआ। तो उनकी इच्छा के क्यों सम्मान करेगी समाजवादी पार्टी? वो तो एक कार्यकर्ता है ना, एक कारिंदे समाजवादी पार्टी के ना। दूसरा, यादव तो अखिलेश यादव के समाज का है ना, तो समाज का जो रहेगा उसका महत्व तो कारिंदे से ज़्यादा रहेगा। 20% अगर पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव को वोट करता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ लोकसभा के चुनाव में 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया? नहीं, कैसे आपको समझ में आ गया
कि मुसलमानों को अगर पूरा 40 सीट दे दे, 80 सीट दे तो मुसलमानों के साथ सम्मान हो जाएगा। ये तो कारिंदों से समाज का सम्मान कहाँ होता? कम से कम 10 सांसदों को तो मिल सकता ना। था। आप अधिकार की अगर बात करते हो तो पार्टनरशिप में होता है आपका अधिकार और आपका हिस्सा। डॉक्टर कारिंदे को अधिकार हिस्सा नहीं मिलता, चाहे तो उसमें सभी के सभी विधायक मुसलमान हो जाए, समाजवादी पार्टी में सभी मंत्री हो जाएं, तो राज तो यादव समाज का होगा, मुसलमान का थोड़ा उसमें हिस्सा होगा। जो मुसलमान मंत्री या विधायक या एमपी जीत करके जाता है उसका कोई अधिकार थोड़ा होता हो, तो कारिंदा होता हो। या तो यादव समाज के लिए काम करेगा, अखिलेश यादव के लिए काम करेगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद करेगा, तो अपने को मुसलमान नहीं कहला सकता। जो मुसलमान नहीं कर सकता मुसलमान को हिस्सेदारी क्या देगा? तो मुस्लिम विधायक या मुस्लिम मंत्री या मुस्लिम एमपी बनने से मुसलमानों का हक अधिकार नहीं मिलता। ये बिल्कुल दिखावा है, इससे कोई अधिकार नहीं बनता। पूरे भारत में जाति जनगणना की बात हो रही है, आप समर्थन करते हैं उसका? जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है। तो ये पीडीए और ये लालू यादव, ये जो भी महागठबंधन, ये जो भी संगठन बनाए हैं लोग, इनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर 20% है, वो 7% है, तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए कि उनसे अधिक हमको टिकट मिलना चाहिए? आप ये बताओ मुझे, आप ये मेरा अस्पताल है, इंडो अमेरिकन अस्पताल, इसमें करीब 90% पिछड़े दलित और सवर्ण समाज के लोग हैं और सिर्फ 10% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो ये बताओ कि इसमें अधिकार क्षेत्र और इसकी व्यवस्था वो पिछड़े दलित और सवर्ण समाज करेगा कि मैं करूंगा? मैं अध्यक्ष हूँ इसका। ये चिकित्सालय आपका निजी व्यवस्था है। हाँ, यही यहाँ डेमोक्रेसी और रिजर्वेशन यहाँ लागू नहीं होता है। मेरी बात सुन तो लो, यही व्यवस्था राजनीतिक दल में है। डेमोक्रेसी उमेक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती राजनीतिक दल में। राजनीतिक दल में जो अध्यक्ष है वही सब कुछ है, वही टिकट देता है, वही मंत्री बनाता है, वही मंत्री निकालता है, वही पदाधिकारी बनाता है। और जिस दिन वो खुश नहीं रहेगा किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी भी मंत्री को, उस दिन उसको निकाल देगा। तो जिसके पास बनाने और बिगाड़ने का अधिकार है वही असल मालिक है, और उसमें बनाने बिगाड़ने का अधिकार सभी पार्टियों में उसके अध्यक्ष को है। तो डेमोक्रेसी वो मशवरा लेना होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती ना। डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर है, तो जिसको चाहेगा वो वोट देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको वोट नहीं देगा। हमको अगर वोट दे रहा है तो कौन हमारे, जैसे मैं पीस पार्टी का अध्यक्ष हूँ या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, बताओ कौन जीत लेगा? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के खिलाफ बसपा में कौन जीत लेगा? दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा। भाजपा में कौन अध्यक्ष बन जाएगा उन पार्टी के? ये तो परिवारवाद हुआ ना। परिवारवाद नहीं है, यही व्यवस्था है राजनीतिक दल। बीजेपी में तो ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी का लड़का पार्टी का अध्यक्ष बन गया ना, नरेंद्र मोदी का लड़का प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसमें परिवारवाद नहीं है, उसमें सामंतवाद है। एक परिवारवाद है, वो सामंतवाद है। आरएसएस का अध्यक्ष सिर्फ सवर्ण समाज का होगा, ब्राह्मण होगा, और आरएसएस का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन अध्यक्ष होगा। क्योंकि सर्व अधिकार प्राप्त भाजपा नहीं है, भाजपा आरएसएस का एक अनुषंगिक अंग है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका फैसला आरएसएस का जो सरसंचालक है वो करता है। आरएसएस एक धार्मिक संस्था है। आप गलतफहमी हो, आपको लोकतांत्रिक पार्टी तो नहीं कह सकते ना उसको, आपको यही तो गलतफहमी है ना। वो धार्मिक संस्था नहीं आरएसएस। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, समाज से जुड़ी सारी चीजें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सारी चीजें सामाजिक में आता है। तो वो एक सामाजिक संस्था है जिसका अनुषंगिक अंग है भाजपा। भाजपा सर्व संपन्न नहीं है, सब अधिकार संपन्न नहीं है। समाजवादी पार्टी, बसपा, पीस पार्टी, कांग्रेस, ये सर्व अधिकार संपन्न पार्टी, ये किसी का अनुषंगिक अंग नहीं है। इसलिए भाजपा को आपको अगर देखना है तो उसका अध्यक्ष आरएसएस का सरसंचालक है, वो फैसला करता है। तो आप जो ये कह रहे हो उनके खिलाफ अगर किसी को टिकट मिलता है तो आरएसएस लोगों को, आज जो मंत्रालय है, हर मंत्रालय में
एक एक आरएसएस का व्यक्ति है, उसके बिना सहमत के कोई मंत्री कोई काम नहीं कर सकता। न मंत्री है, न फैसला, न कैबिनेट फैसला कर सकता, न प्रधानमंत्री कर सकता, न मुख्यमंत्री कर सकता है। वो ऐसी संस्था है कि वो तो कोई फैसला भी नहीं कर सकता। अगर सपा बसपा का मंत्री है, कांग्रेस का मंत्री हो तो कुछ फैसला कर सकता है, मगर भाजपा का मंत्री भी कुछ फैसला नहीं कर सकता। वो तो आरएसएस फैसला उसकी भी करती है। ये तो सर्वविदित है कि बीजेपी का अंतिम निर्णय आरएसएस ही लेती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा को इसलिए डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते। भाजपा तो ऑटोक्रेटिक है। भाजपा ऑटोक्रेटिक मतलब कि एक व्यक्ति एक, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह की तरफ तो नहीं है ना। है ना, उसमें तो जो मंत्री रहेगा उसको अधिकार रहेगा काम करने का। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। अब करवा लीजिए उससे कोई काम। मंत्री के घर पर भी और मंत्री के ऑफिस में भी एक आरएसएस का आदमी रहेगा, जो आरएसएस के द्वारा भेजा गया है, उसके थ्रू होकर ही सारा काम होगा। उसके बिना परमिशन कोई मिल नहीं सकता। तो ये तो ऑटोक्रेटिक पार्टी है ना। डॉक्टर साहब, इस समय हम थोड़ा सा अब विश्व परिदृश्य में चलते हैं। आप इजराइल और ईरान का मामला अभी आप देख रहे हैं जी। आप किसके साथ खड़े हैं? हम न्याय के साथ खड़े हैं। आताई है, इजराइल ने आताई एक संस्था है, और जितने लोग उसके साथ दे रहे हैं इजराइल के, वो सभी लोग आताई हैं, सभी लोग आक्रामक हैं। क्योंकि जो एनपीटी का नाम सुना है आपने? जी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जी। है ना, कि कोई आदमी एटम बम नहीं बनाएगा, कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएगा। जो लोग बना चुके हैं, मगर आप ईरान को अमेरिका हथियार बनाने नहीं देगी, इराक को बनाने नहीं देगी, और अरेबियन कंट्री को नहीं बनाने देगी। मगर ये कानून वो इजराइल पे लागू नहीं होता है। इजराइल एटम बम बना रहा है तो उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? तो ये दोहरा मानदंड है ना। और इजराइल अपने एटम बम बना ले, अगर एटम बम बना रहा है ईरान तो उस पर उसको न बनाने दे और वो पूरा राज करे, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। तो वो अताई लोग हैं, और पीस पार्टी अताई लोगों के विरोधी हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी बिरादरी के हो, किसी समाज के हो, या किसी इलाके के हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, लेकिन ईरान से भी हमारे संबंध खराब नहीं है, क्योंकि ईरान से हमारा गैस पाइपलाइन चल रहा है भारत का। स्पेस हमको पाकिस्तान नहीं देता है, हम बाहर से अफगानिस्तान के रास्ते ले रहे हैं। तो ईरान से हमारे संबंध खराब नहीं है, तो हमारा देश किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी उस कंट्री के साथ होंगे जिसके साथ हमारे देश का ज्यादा भला हो। और हमारा न कोई दोस्त है, न हमारा कोई दुश्मन है। हमारी पॉलिसी है कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ हैं नहीं, मगर हम किसी के विरोधी भी नहीं जी। भाई, अगर इजराइल के साथ हमारा ज्यादा भला है तो हम इजराइल के साथ रहेंगे। ईरान के साथ ज्यादा भला रहेगा, हम ईरान के साथ रहेंगे। जिसके साथ रहने में हमारा नुकसान होगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे। अगर युद्ध अगर विकराल रूप थोड़ा सा अगर धारण कर ले, अमेरिका अगर प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, चाइना और रसिया अगर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, आपका देश कहाँ रहेगा? तटस्थ रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ भी आपके रिश्ते हैं, रसिया के साथ भी रिश्ते हैं। हमारे साथ हमारा विचार है कि हमारे देश को तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हमारा रहेगा आपसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको विश्वगुरु कहा जाता है, पता नहीं कौन कहता है विश्वगुरु, किस मामले में विश्वगुरु? विश्वगुरु कहा जाता है, मैंने किस मामले में विश्वगुरु? विश्व में उनका दंगा चल रहा है। अच्छा, ये आप बताएंगे ना? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। विश्वगुरु मैं नहीं मानता ना, मैं तो एक सक्षम प्रधानमंत्री मानता हूँ। ठीक, जो अपने देश हित के लिए जो पूरे दुनिया में जो भी उन्हें कार्य करना पड़ता है वो करते हैं। सबको दोस्त भी बनाते हैं, सबसे गले भी मिलते हैं, और वोट लेने के लिए जो भी रणनीति अपनानी होती है सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक सक्षम व्यक्ति का ये कार्यशैली है, उस तरीके से करते हैं। तो विश्वगुरु होने का कोई मतलब तो नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपके हिसाब से वो विश्वगुरु नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहते विश्वगुरु नहीं है, मगर मैं नहीं जानता कि वो विश्वगुरु कब बन गए। मैं तो समझता हूँ कि अपने कार्य को सुचारू रूप से वो कर रहे हैं। एक तरफ चाइना हमारे सिर पे खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने मुंह पे रखा हुआ है। बलूचिस्तान में आर्मी एयरबेस बनाया, पाकिस्तान की जमीन को अपने आर्मी और डिफेंस के लिए यूज कर रहा है, और उसको पाकिस्तान ने दे भी दिया है बाकायदा। इधर श्रीलंका में बंदरगाह डेवलपमेंट किया पूरा। चाइना इधर नेपाल में आप जाइए, बगल में ये सोनौली जो गोरखपुर के बगल में है, यहाँ से लेकर काठमांडू तक का रोड ये चाइना बनवा रहा है।
सारा कंस्ट्रक्शन वहाँ चाइना देख रहा है, यानी चाइना के प्रभाव में नेपाल आज के समय में है। इधर इतना बड़ा कांड हो जाता है बांग्लादेश में, जो हमेशा से शेख मुजीबुर रहमान के बाद से शेख हसीना हमेशा हमारे देश के साथ रही, उनका तख्ता पलट होता है तो खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे देश को और इधर उधर की बात करने के बजाय, भाई अगर चाइना के पास पैसा ज़्यादा है, वो संपन्न देश है, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे ज़्यादा संपन्न आगे है, तो वो पैसा अलग अलग कंट्री में लगा रहा है। हमारे पास अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी है, हमको अपने देश को विकसित करने में भी लगाना है और हम अपने देश को। मेरा प्रश्न यह है डॉक्टर साहब कि क्या हमारा विदेश नीति फेल्योर कंडीशन में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बता रहे हो कि सब जगह बना रहे हैं, अपने सेंटर बना रहे हैं। हमारे पास भी अगर इफरात पैसा होता तो हम भी बनाते। हमारे ही अगल बगल में क्यों आर्मी एयरबेस बना रहे हैं? और कहाँ बना रहे हैं? जाके अमेरिका में बनाएगा, अपने पड़ोसी में तो बनाएगा ना, अमेरिका में थोड़ा जाके बनाएगा जाकर के। वो तो जहाँ से उसको फायदा रहेगा वहाँ बनाएगा। ये आपके हिसाब से थोड़ा बनाएगा भाई, ना अमेरिका के हिसाब से बनाएगा। चाइना को जिसमें फायदा दिखेगा उसके हिसाब से बनाएगा। तो अपने पड़ोसी मुल्क है ना सारे, चाइना के भी पड़ोसी मुल्क हैं, तो जहाँ जहाँ उसका पड़ोसी मुल्क रहेगा वो बनाएगा। उन्हें ताइवान में भी बनाया है। वो श्रीलंका आपका पड़ोसी मुल्क है कि चाइना का पड़ोसी मुल्क है? दोनों का पड़ोसी मुल्क है। हमारे देश का आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसमें जाकर के उसका बंदरगाह बनावे। हमारे कंडीशन में नहीं है ये। वो तो बना रहा है, अपना पैसा लगा रहा है और पैसा कर्ज दे रहा है, वसूलेगा। पर हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम सभी कंट्रियों को हम कर्ज देते रहे। पाकिस्तान को कर्ज दें, अफगानिस्तान को कर्ज दें, बांग्लादेश को और श्रीलंका को कर्ज दें। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी है कि हम अपने देश को विकसित करें, हम अपने रोड को विकसित करें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करें, हम अपने इंडस्ट्री को विकसित करें। और वो इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर चुका है, आज से 40 साल पहले वो कर चुका है ना, तभी वो काम हमें करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमको किसी की नकल करने के बजाय हमको वो काम करना चाहिए कि हम सुरक्षित भी रहें और हमारे देश का विकास भी हो और हमारा देश के लोगों को वो आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि चाइना का, अमेरिका का, ईरान का, तुरान का और इजराइल का नकल करने के बजाय हमको अपनी स्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, उसके हिसाब से हमें फैसला लेके काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये आप मान लिया जाए कि आप उत्तर प्रदेश में आप फिर से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह हम लोग मजबूती से चुनाव में हिस्सा लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में कब्जा रहेगा? आपके कैंडिडेट आएंगे? ये तो नहीं, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं, ये तो आपके शुभचिंतक हैं, ये तो भविष्य पर निर्भर करता है कि हम कितना इफेक्टिव रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में हों और हम सरकार बनाने या सरकार में शामिल होने की हैसियत में हों। ये हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के तहत हम मजबूती से काम कर रहे हैं। आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आपने भाजपा के और आरएसएस को हिंदुत्व को देखा है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। तो आम दलित भाइयों को कैसे होगा? कैसे वो सब लोग बराबर हैं? तो सभी हिंदू एक हैं। तो ये नारा बिल्कुल खोखला है। आपने सेकुलर को देखा है, जिसमें दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं है। जो संविधान में बदलाव होता है कि 2019 में CAA में, जिसमें मुसलमान को ही साबित करना पड़ेगा देश का नागरिक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये बदलाव संविधान में ये सारी सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ विभेद कर रही हैं। पिछड़ों के नाम पर जब सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, तो सिर्फ अपने समाज को 50% से ज़्यादा नौकरियाँ देते हैं। पिछड़े दलितों को, मुस्लिम समाज को वो उनके आबादी के 1/10 भी उनकी हिस्सेदारी नहीं देते। दलित समाज की भी 4 बार सरकार में आई है। उन्होंने अपने दलित समाज, जाटों और विदासी चमार भाइयों के अलावा दूसरे दलितों को भी हिस्सा नहीं दिया। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष भी बनाने का काम किया है। मुस्लिम समाज को उन्होंने हमेशा हाशिए पर रखा है। कहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मगर मुस्लिम समाज के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा उत्पीड़न बसपा सरकार ने किया है। तो इससे बिल्कुल साफ है कि चाहे वह हिंदुत्व का नारा हो, सेकुलर नारा हो, पिछड़े और दलितों का नारा हो, ये सिर्फ एक भ्रामक नारा है, वोट लेने की एक साजिश है। मगर सभी पार्टियां
इसके खिलाफ सांप्रदायिकता और जातिवादता से ग्रसित हैं। ऐसे में पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को बिना जाति और धार्मिक भेदभाव को सभी के साथ न्याय करना चाहती, सभी को सम्मान के साथ विकास का अवसर देना चाहती है और उनकी हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से देना चाहती है। तो पीस पार्टी का सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने पिछड़े दलित और गरीब सवर्ण हैं, मुस्लिम समाज है, वो पीस पार्टी का समर्थन करे ताकि उनको साथ इंसाफ हो सके और उनको न्याय मिल सके। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनकी एक अपनी राजनीतिक दल है, अपने जो उनकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। तो जैसे सभी राजनीतिक दल हैं वो भी एक राजनीतिक अगर उत्तर प्रदेश असदुद्दीन ओवैसी आते हैं चुनाव लड़ने तो क्या आप अलायंस करेंगे? अलायंस करना न करना ये तो पार्टियों पर निर्भर करता है। ये तो 6 महीने पहले चुनाव के 6 महीने पर निर्भर करता है। ये तो सभी पार्टियां अपने वोट की गणित देखती हैं, जिससे फायदा दिखता है उसके साथ अलायंस करती हैं। अगर वो न्योता देते हैं तो आप स्वीकार करेंगे न्योता उनका? और 2022 में हम लोगों ने चुनाव मिलकर के हिस्सा लिया है और पीस पार्टी सभी लोगों के साथ जो भी सहयोग करना चाहती है सबके साथ मिलकर के चुनाव में हिस्सा लड़ना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव आपको अपने साथ अलायंस में क्यों नहीं लेते हैं? अखिलेश यादव ही नहीं, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा ये भी नहीं लेते। भाजपा तो नहीं लेगी, भाजपा को लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अखिलेश यादव आपके समाज की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए उनको, वो आपसे अलायंस क्यों नहीं करते हैं कि भाई अगर ये वोट बिखरे ना, अगर भाजपा को हराने का इतना उनको चिंता है, पीडीए बना रहे हैं, तो आपको अगर मिला लेते हैं तो वोट का परसेंटेज एक बराबर आ जाएगी ना, एक साथ हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं। और गठबंधन उससे किया जाता है जो वोट हमें मिलता नहीं है, उसके समाज के गठबंधन करने से हमें वोट मिले। मुस्लिम समाज बिना पीस पार्टी के गठबंधन के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो फिर उन्हें पीस पार्टी से गठबंधन का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए जो आप ये कह रहे हो कि उन्हें करना चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति तो यही कहती है कि समाजवादी पार्टी को पीस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज तो अपने आप उन्हें वोट दे रहा है, बिना मांगे वोट दे रहा है। जब जो समाज बिना मांगे उन्हें वोट दे रहा है, उस समाज को जो उनके मातहत रहना चाहता है तो उन्हें अपना पार्टनर क्यों बनाएंगे? मगर भाजपा को इसलिए गठबंधन करना चाहिए पीस पार्टी से कि मुस्लिम समाज उसका विरोधी है, उसको वोट नहीं दे रहा है। पीस पार्टी से अगर गठबंधन करते हैं तो मुस्लिम समाज का विरोध खत्म होगा और भाजपा की सरकार बनाना और बढ़िया होगा। वो अलग बात है कि पीस पार्टी से गठबंधन से कुछ जो फंडामेंटलिस्ट हैं भाजपा सरकार में, जो अति कम्युनल हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। पर मैं समझता हूं कि वो समझते हैं कि सरकार बनाने के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन आवश्यक है। इसलिए राजनीति तो कहती है कि भाजपा को पीस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। ये तो सही बात है कि वोट जहां से नहीं मिल रहा है उसको हम मिलाएंगे तो उसका हमको समर्थन में वोट आएगा। लेकिन आप अगर चुनाव लड़ते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से, अखिलेश यादव भी लड़ते हैं, सारे लोग लड़ेंगे, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वोट बटेगा तो बीजेपी मजबूत होगी और सपा कमजोर होगी? नहीं, अभी तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में धारा चल रही है। आपका ये फार्मूला 100% 2012 में गलत निकला। तो मुसलमानों की सोच खास तौर पर जो ये बनी हुई है, जो आप जो कह रहे हो, ये न तो चुनाव में सही निकला है और न ही राजनीतिक तौर पर ये सही है, क्योंकि धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं यहाँ पर। और जब पीस पार्टी मजबूती से लड़ी है तो मैं बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, न उससे पहले कभी मिली थी न बाद में कभी मिली। अब भाजपा को सबसे कम सीट मिली, न उससे पहले इतनी कम सीट मिली थी न बाद में कभी कितनी कम सीट मिली। तो पीस पार्टी को मजबूती से रहने से समाजवादी पार्टी का वोट नहीं घटता, न तो बसपा का और कांग्रेस का वोट करता है, बल्कि भाजपा कमजोर होगी। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी अगर आके चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो वोट का परसेंटेज तो उनका भी कम रहा है 2022 में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी उनको वोट कटवा कह रही है कि उनके लड़ने से समाजवादी पार्टी का वोट कम हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी जीती। यानी बीजेपी का उन्होंने सहयोग किया यहाँ चुनाव लड़के। अब देखिए, ये तो हर आदमी का जो कहता है वो सही थोड़ा होता है। तो वोट कटवा माना जाए उनको? भाई आपको मालूम है समाज कितना परसेंटेज वोट मिला था उन्हें?
आप डॉक्टर साहब स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान को नहीं चाहती है कि वो चुनाव लड़े? ये बात मैं नहीं कह सकता। आपको मालूम नहीं है कि ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में कितना % वोट मिला। अगर इतना % समाजवादी पार्टी को वोट और मिल जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो MIM को वोट आधा % भी नहीं मिला उत्तर प्रदेश में जी, तो आधा % वोट कटने से न कटने से क्या फर्क पड़ता है? तो आपका ये सोच है कि समाजवादी पार्टी या पीस पार्टी के या मुसलमानों की सोच है वो सेकुलर पार्टियों को नुकसान होता है, जो हालांकि वो सेकुलर नहीं है। वो तो मेरा मानना है कि भाजपा से ज्यादा मुसलमानों के लिए खतरनाक है, क्योंकि मुसलमान जो वोट जुल्म उन्हीं के साथ जुल्म करते हैं। भाजपा को तो मुसलमान वोट देता नहीं, तो उनका कोई महत्व बनता नहीं भाजपा सरकार में। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सोच है वो बुनियादी तौर पर गलत है। ये वोट न तो कटवा है। अरे पहले 50 साल तक भाजपा भी वोट कटवा थी, 30 साल 40 साल तक और सपा, आज बसपा भी वोट कटवा है। तो जो जीता नहीं उसे वोट कटवा कहते हैं। अरे वोट किसी बाप की बपोती थोड़ा है, जनता जिसको चाहती वोट देती है नहीं। तो वोट कटवा तो एक टर्म है जो बोला जाता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मगर ये तो मैं समझता हूँ जो वोट कटवा कहता है वो जनता की भावनाओं का अनादर है, उपेक्षा है। मैं समझता हूँ इससे लोगों को बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल से बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।